जय हिंद। आज हम एक बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो देखिए कोशिका पहले क्या होता है इसको समझिए। कोशिका जो होता है ना, एगो यूनिट होता है, इकाई होता है। इकाई का मतलब जैसे कि किसी चीज़ को बनाने के लिए कुछ इकाई चाहिए। घर बनाते हैं घर, तो मिस्त्री को देखे होंगे एक वो ईंटा जोड़ता है, तो एक एक ईंटा जो जोड़ता है ना, वो ईंट क्या है, ये घर की इकाई है। इकाई, दीवार बनाने की इकाई क्या है, ईंट। एक कहो ईंटा जोड़ेगा तो क्या बनेगा, घर बनेगा। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, ये शरीर बनाने के लिए कुछ ईंटा उटा जोड़ना पड़ता है। उस ईंटा को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। नहीं समझ में आया? मतलब हमारे शरीर को बनाने के लिए जैसे दीवार बनाने के लिए ईंटा एक एक जोड़ते हैं, सेम वैसे ही हमारे शरीर को बनाने के लिए एक एक कोशिका जोड़ते हैं। कोशिका, जैसे वहाँ पे ईंट का काम, यहाँ पे ईंट का काम हमारे शरीर में कौन कर रहा है, कोशिका। तो देखिए कोशिका इस टाइप का कुछ होता है, आपकी स्क्रीन पे इमेज भी आ रहा होगा। होता है इस टाइप का कि एक गुब्बारा है, उसको पानी से फुला दिए, उसमें पानी से फुला दिए और उसमें कुछ डाल दिए, रंगीन कुछ पदार्थ डाल दिए, जैसे लाल रंग का गोली, काला रंग का गोली, ऐसे कुछ डाल दिए। ठीक, तो ये क्या है, कोशिका है। इसी टाइप का दिखता है, वो कोशिका है नहीं, उसी टाइप का दिखता है। अब आपकी स्क्रीन पे इमेज आ रहा होगा, उस कोशिका को देखिए, ऐसे टाइप का कोशिका दिखता है। देखिए, तो ये कोशिका जो होता है हमारे शरीर को बनाने में ईंट के जैसे काम करता है। मतलब एक एक कोशिका जोड़ करके और हमारा शरीर बना हुआ है। अब देखिए कोशिका जो होता है ये हमारे जीवन की इकाई है। इकाई मतलब कि एक एक जोड़ के बनाया गया। अब हमारा जीवन जो है एक कोशिका से शुरुआत होता है। एक कोशिका मतलब कि ये बहुत छोटे कोशिका से शुरुआत होता है। देखिए कोशिका को हम देख नहीं सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी के बिना, माइक्रोस्कोप के बिना हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं। जब तक माइक्रोस्कोप लगा के जूम करेंगे, बहुत जूम करेंगे, तो हमको दिखेगा हाँ यहाँ कोशिका है। ऐसे नहीं कि कहेंगे कोशिका से बने हैं तो नोच के देखें कोशिका से बने का, तो नहीं मिलेगा। ऐसे जब सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखेंगे ना, तब मिलेगा कि हाँ कोशिका से बने। अब कहेंगे आप हम कोशिका तब देखे नहीं हैं, देखे हैं आप कोशिका। किसी भी चीज का अंडा क्या होता है, कोशिका होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा कोशिका है, समझ रहा है ना, तो ये कोशिका ही है। अब अंडा जो होता है कोशिका होता है। उसी टाइप का बहुत छोटा छोटा हमारे शरीर में होता है, बहुत छोटा छोटा। हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखते हैं। ठीक, तो अब बताइए कोशिका जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते अपने शरीर के कोशिका को। अब हमारे शरीर में कितने कोशिका हैं, लगभग मिलियन ट्रिलियन में बहुत ज़्यादा कोशिका है, बहुत ज़्यादा कोशिका है। अब बताइए इतना कोशिका है तो हमारे शरीर में इतने कोशिका आए कहाँ से कि हमारा जन्म जो होता है ना, पहले हमारा जन्म जब हम बन रहे होते हैं माँ के गर्भ में, तब क्या होता है, एक कोशिका से शुरुआत होता है। केवल कितने कोशिका से बाबू, एक कोशिका से। देखिए तो एक कोशिका से शुरुआत होता है, पहले एक कोशिका बनता है, फिर 1 से 2 कोशिका बनता है, फिर 2 से 4 बनता है, ऐसे ही बनते जाता है। तो कई वो कोशिका बनते हम इतने बड़े हो गए। अब मान लीजिए सेल डिवीजन नहीं रहता तो क्या होता है, हम नाटुर होते। मान लीजिए बहुत छोटे होते ना सेल डिवीजन होता, ना कोशिका विभाजन होता, ना हम बड़े होते, ना हमारा विकास होता। कहीं कट जाता तो कटा ही रह जाता, खून बहता तो खून बहता ही रह जाता। हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता अगर कोशिका विभाजन नहीं होता, तो हम रहते ही नहीं इस पृथ्वी पे। तो कोशिका विभाजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारा जीवन का शुरुआत किससे होता है, एक कोशिका से। अब हमारे जीवन का शुरुआत हम कब से बनना शुरू होते हैं, एक कोशिका से। एक कोशिका जो होता है हमको दिखता नहीं है। अब कैसे हम इतने बड़े हो गए, तो सेल डिवीजन होता है। एक कोशिका बढ़ता है 2 कोशिका में, 2 कोशिका बढ़ता है 4 कोशिका में, ऐसे होते होते क्या होता है, बहुत सारे कोशिकाएं बन जाते हैं। तो यही होता है सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का स्प्लिटिंग, यानी सेल का स्प्लिटिंग, यानी सेल का विभाजन। सेल का विभाजन जो होता है क्या होता है, वही सेल का बटना, कोशिका का बटना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। एक कोशिका से 2 कोशिका बनना, बट करके। मान लीजिए ये एगो मार्कर है, कुल्फिया इसे नोच दिए तो 2 मार्कर बन जाना मतलब चाहिए। अगर बन जाता 2 मार्कर तो हम कहते कि ये क्या हो गया, विभाजन हो गया, मार्कर विभाजन हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे ही सेम सेल डिवीजन, मतलब एक कोशिका जब टूट के 2 कोशिका बन जाएगा ना, अब मान लीजिए बीचों में से इसे पिचकने लगा, पिचक के 2 बना दिया कोशिका, तो ये क्या हो गया, सेल डिवीजन हो गया, यानी कोशिका विभाजन हो गया। तो कोशिका विभाजन कितने तरह के होते हैं, कोशिका विभाजन 3 तरह के होते हैं। अब कोशिका विभाजन से हमको फायदा क्या है, अब एक कोशिका से हमारे जीवन की शुरुआत
शुरुआत होती है तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। अगर एक कोशिका से अगर जीवन की शुरुआत हो रही है, अगर कोशिका विभाजन नहीं होता तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाता। कैसे कि एक कोशिका को ना तो हम देख सकते हैं। अब बताइए हमको इतना बड़ा बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कोशिका विभाजन। ये विभाजन कर करके मिलियन ट्रिलियन लाखों कोशिका, बहुत करोड़ों में कोशिका बना दिया, हमको पूरा कोशिका से ही बनाया है। अब बताइए ये सारी कोशिकाएं जो हैं विभाजन से बनी है, तो कोशिका विभाजन का ये महत्व है। अब कोशिका विभाजन जो होता है 3 टाइप का होता है। हमारे शरीर में 3 तरह से कोशिका विभाजन होता है। पहले समझ लीजिए कोशिका के अंदर के कुछ भागों को। क्या होता है कोशिका के अंदर? समझिए कोशिका जो होता है इसके अंदर कुछ कुछ पदार्थ होते हैं। क्या क्या पदार्थ होते हैं? एक होता है केंद्रक, न्यूक्लियस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेंट्रोसोम होता है जिसको मतलब सेंट्रियोल भी बोलते हैं। गोल्गी काय होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है। और क्या होता है? वैक्यूल्स भी होता है। राइबोसोम भी होता है। मतलब कई सारे कोशिकांग होते हैं किसी के अंदर। जैसे हम हैं, हमारे शरीर के अंदर उंगली पाया जा रहा है, क्या है? अंग है। हमारे शरीर के अंदर जीभ है, क्या है? अंग है। हमारा छोटी आंत है, अंग है। हमारा बड़ी आंत है, अंग है। हमारा हाथ है, अंग है। तो ऐसे कोशिका के अंदर जितना चीज पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग, कोशिका का सेल का ऑर्गन। तो समझिए सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कुछ पदार्थ मिलते हैं, कुछ अंग मिलते हैं, कुछ कोशिका के अंग मिलते हैं, ऑर्गन मिलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या क्या होते हैं? न्यूक्लियस जिसको क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। ये भी छोटा छोटा कोशिका के टाइप का ही है। ये राइबोसोम, ये हो गया सेंट्रोसोम, ये हो गया गोल्गी का, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो गया वैक्यूल्स यानी रसधानी। अब बताइए मतलब और भी कोशिकांग होते हैं, कुछ प्रोटीन भी होते हैं, कई चीज़ होते हैं, बस इतना को समझिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है? न्यूक्लियस है और सेंट्रोसोम, हमको कोशिका विभाजन पढ़ने के लिए। ठीक, तो देखिए क्या होता है कोशिका के अंदर ये लिक्विड भरा हुआ है। देखिए यहाँ पे बना रहे हैं एक बार और। देखिए ये क्या है? एक मान लीजिए कि एक गोल सा गुब्बारा है, इसमें कहीं भी कुछ नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे क्या भर दिए? लिक्विड भर दिए, एक गाढ़ा। ठीक, गाढ़ा लिक्विड भर दिए। इसमें बीच में केंद्रक यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में भी बीच में लिक्विड रहता है और इसमें भी कुछ पदार्थ होता है, अभी बताएंगे क्या पदार्थ होता है। अब इस कोशिका में लिक्विड भरे हैं, यहाँ पे हो गया न्यूक्लियस यानी केंद्रक, यहाँ पे हो गया राइबोसोम, गोल्गी का, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, सब कुछ हो गया। ठीक, अब ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में भी लिक्विड होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस जो होता है लिक्विड इसमें होता है, यानी तरल होता है। तरल मतलब समझते हैं ना, द्रव, जैसे ग्लिसरीन वगैरह देखे होंगे उसी टाइप का होता है। अब केंद्रक को जब झांक के देखते हैं उसके अंदर तो क्या मिलता है हमको? केंद्रक में जब झांक के देखते हैं तो उसमें हमको पहले तो मिल गया लिक्विड। क्या मिल गया? लिक्विड। क्या? लिक्विड मिल गया, मतलब कि तरल मिल गया। अब इसके अंदर और अच्छे से देखते हैं जूम करके तो हमको कुछ धागा धागा जैसा संरचना दिखाई देता है। जैसे धागा देखे होंगे ना, तो उसी धागा टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और जूम करते हैं तो हमको पता चलता है बाबू धागा नहीं है, धागा के टाइप का ऐसे कुछ है, एक्स टाइप का। तो इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये जो एक्स टाइप का है क्रोमोसोम है, मतलब इसके अंदर में है, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं झांक के तो ऐसे मिलता है। अब ये केंद्रक के अंदर क्या है? ये एक्स टाइप का एक धागा जैसा संरचना दिखता है। इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। इंग्लिश में क्रोमोसोम, हिंदी में गुणसूत्र। अब देखिए जब इसको नकोट के ऐसे खींचेंगे ना, जैसे किसी चीज को, पॉलीथीन को ऐसे नोचते हैं, सेम वैसे इस क्रोमोसोम को जब नोचेंगे ना तो क्या मिलेगा हमको? एक धागा जैसा संरचना मिलेगा। अब इस धागा को और फैला के देखेंगे तो क्या मिलेगा? ऐसे डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। डीएनए कैसा होता है? लगता है ना सीढ़ी को ऐंठ दिया गया है, सीढ़ी जो होता है उसको ऐंठ दिया गया है, ऐसे ही होता है डीएनए। ठीक, तो ये डीएनए मिलेगा। मतलब देखिए ये जो है ये डीएनए को लपेट के ऐसा बना है, समझ में आया? तो बस समझिए कि क्रोमोसोम मिलता है। क्या मिलता है बाबू? क्रोमोसोम मिलता है न्यूक्लियस में। कैसा? एक्स टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। सबसे मेन जो होता है किसी भी कोशिका में यही होता है। किसी भी कोशिका में अगर ये न्यूक्लियस यानी कि ये क्रोमोसोम नहीं है तो उसको हम कोशिका नहीं बोलेंगे, जीवित कोशिका नहीं बोलेंगे। कहाँ है? कैसे कि ये जो होता है कोशिका को चलाने वाला होता है। जैसे हमारा माइंड जो है हमको कंट्रोल करता है कि बाबू इधर ये देखना, इधर अच्छा लोग हैं, इधर मतलब ऐसे देखने के लिए भी, किसी काम को करने के लिए, जैसे कि हम क्या लिख रहे हैं इसके लिए हमारा माइंड हमको कंट्रोल करता है। वैसे ही सेम कोशिका को कौन कंट्रोल करता है? कोशिका को उसका केंद्र
केंद्रक कंट्रोल करता है कि ये काम करना है, कोशिका को सांस लेना है, खाना खाना है, क्या करना है, सब ये कौन करता है? केंद्रक। तो केंद्रक का रहना कोशिका में जरूरी है। तो कोशिका में यदि किसी कोशिका में केंद्रक नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे कि ये कोशिका नहीं है। अब कहेंगे प्रोकैरियोट कोशिका, उसके बारे में हम बताएंगे, तो इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। मतलब कि उसमें अनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए, बस अनुवांशिक पदार्थ यानी क्रोमोसोम होना चाहिए। अब ये क्रोमोसोम जो है किसी अलग अलग जीव में अलग अलग होता है। मतलब मान लीजिए कि ये हमारे कोशिका है, हम अपने कोशिका को यहाँ लिए, तो इसमें कितना होगा? 46 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है बाबू? 46 क्रोमोसोम, ठीक। तो अगर किसी और चीज़ का कोशिका लेंगे, मान लीजिए कि गाय भैंस का, उसमें अलग इसकी संख्या होगी, किसी और चीज़ में अलग होगी। मतलब 46 को एक टाइप का क्या होता है इस न्यूक्लियस में होता है, मनुष्य वाले में, ठीक। अब किसी और चीज़ का लेंगे तो उसमें हो सकता है कि 98 हो जाए, किसी मान लीजिए चूहा का ले लिए तो उसमें हो सकता है कि कितना हो जाए, 43 हो जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये होता है कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या। मतलब हर जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। समझ में आया? गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। केंद्रक के अंदर क्या होता है? एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसी को क्रोमोसोम बोलते हैं। अभी कौ केंद्रकों में है उसी को बोल रहे हैं गुणसूत्र की संख्या। समझ में आया? मतलब अगर इसमें 23 को एक्स टाइप का इसे भर गया है तो इसको क्या बोल देंगे कि इसमें 23 को गुणसूत्र है। इसमें 46 को एक्स टाइप का भर गया है तो क्या बोलेंगे? 46 को गुणसूत्र है। अब देखिए इसका दो कोशिका एगो कोशिका से बन रहा है। क्या बना रहे थे बाबू? एगो कोशिका को बांट करके यानी यहाँ से पिचका करके दो कोशिका बना रहे थे। अब दोनों कोशिका में क्या होना चाहिए? केंद्रक होना चाहिए। इसमें क्या था? एगो केंद्रक था। कितना केंद्रक था? एगो केंद्रक था। और हर कोशिका में अपना एक केंद्रक होता है। अब एगो केंद्रक को अधिया अधिया तो काटेंगे नहीं, काट सकते हैं नहीं। तो अब बताइए क्या होगा? केंद्रक का भी विभाजन होना चाहिए। तो केंद्रक के विभाजन के आधार पे ये सारे जो हैं कोशिका विभाजन, मतलब कोशिका विभाजन के प्रकार हैं। तो पहला देखिए समसूत्री विभाजन क्या होता है। समसूत्री विभाजन में जब दो कोशिकाएं बनती हैं तो उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या समान होती है। मतलब नहीं समझ में आया? देखिए क्या होता है, पहले मान लीजिए हम एगो मनुष्य का कोशिका, मान लीजिए किसी चीज का कोशिका लिए, कोई जीव है मान लीजिए, उसमें कौन क्रोमोसोम है? 4 गो मान लीजिए क्रोमोसोम है, 4 गो एक्स टाइप का है। समझ में आया? अब इसका हम विभाजन कराएं तो क्या बना? 2 गो कोशिका बनना चाहिए, 2 ठीक कोशिका बनना चाहिए ना। तो 2 गो कोशिका बनेगा। इसमें कितना आएगा? इसमें आएगा, इसमें भी कितना है? 4 है, तो इसमें भी 4 आ गया और इसमें भी 4 आ गया, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि समसूत्री विभाजन है। यानी जिस कोशिका से ये दोनों कोशिका बने हैं उसमें जितने क्रोमोसोम थे, मतलब इसमें 4 था तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। ये कैसे हुआ अभी बताएंगे। तो बस समझिए कि समसूत्री विभाजन उस विभाजन को कहते हैं जिसमें विभाजन के बाद पुत्री कोशिका में उतने ही क्रोमोसोम होते हैं जितने कि पितृ कोशिका में, मातृ कोशिका में होते हैं, मातृ कोशिका में होते हैं। समझ में आया? मतलब जिस कोशिका से जन्म लिए हैं ये दोनों, उतना ही क्रोमोसोम इन दोनों में होगा। अब 4 यहाँ पे था, इसी से ही मान लीजिए स्प्लिट हुआ है, बटा है, टुकड़ा हुआ है इसका, तो यहाँ हो गया। देखिए 2 कोशिका को मिला के 8। ये कैसे हुआ है 8? अभी हम समझेंगे, कुछ देर थोड़ा रुकिए। देखिए यहाँ पे 4 था इस कोशिका में, इसी कोशिका को हम 2 टुकड़ा में तोड़ दिए हैं। कितने टुकड़ा में? 2 टुकड़ा में। अब इसमें से 4 कोशिका हो रहा है, 8 वो कैसे हो रहा है अभी इसके बारे में देखेंगे। बस समझिए कि जब किसी कोशिका का विभाजन होता है और उसमें विभाजन में जो कोशिका बनती हैं उसमें भी उतने ही गुणसूत्र रहते हैं जितने कि पहले कोशिका में थे, तो उसको क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? समसूत्री विभाजन। क्या बोलते हैं? मियोसिस बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोलते हैं, ठीक। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, मिटोटिक बोलते हैं, मिटोटिक, ठीक। तो ये मिटोटिक या माइटोसिस, समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों इसी का नाम है। तो ये समसूत्री विभाजन होता है जिसमें क्या होते हैं? क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है। जितना क्रोमोसोम वाले कोशिका से विभाजन हुआ है उतना ही क्रोमोसोम जो बना है कोशिका उसमें भी होना चाहिए, ठीक। अब
ये नहीं माने रखता है कि कितने मात्रा में है, संख्या में 4 होना चाहिए। 4 वाले से जन्म लिया है तो 4 होना चाहिए, ठीक। तो क्रोमोसोम समझ में आ गया, मतलब इसमें एक जो है एक संरचना 4 थी, तो इसमें भी एक संरचना 4 पहुंचनी चाहिए, तब इसको क्या बोलेंगे कि ये समसूत्री विभाजन है। समझ में आया। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन जिसको क्या बोलते हैं, जिसको मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, सूत्री का मतलब देखिए ना, सूत्री समसूत्री मतलब समान सूत्र गया है। सूत्र मतलब क्या होता है, धागा होता है यार, सूत्र मतलब धागा। तो अर्धसूत्री इसमें कितना गया था, समान, जितना संख्या में पहले था उतना गया था, इसीलिए इसको क्या बोले थे, समसूत्री। क्या बोले थे, समसूत्री। अब अर्धसूत्री मतलब सूत्र का आधा कर देंगे, जो धागा है उसको अधिया देंगे। मतलब समझ में नहीं आया। देखिए ये कोशिका ले लीजिए, कौन सा, उसी जीव का फिर ले लीजिए, और उसमें क्या कराइए, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसमें कितना है, 4x टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इस स्ट्रक्चर को अगले कोशिका में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। तो 2 कोशिका इसके विभाजन से बनेगा, मतलब ये बीच में से स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, समझ रहे हैं ना, बट जाएगा 2 भागों में ये कोशिका। तो इसके बटने से क्या बनेगा, 2 कोशिका बनेगा। अब ये कोशिका जो है इसमें कितना क्रोमोसोम था, 4 क्रोमोसोम था। इसमें कितना होना चाहिए, 2। इसमें कितना होना चाहिए, 2, यानी अधिया गया। अधिया गया तो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन है। जब अधिया गया तो अर्धसूत्री विभाजन, जब पूरा पूरा जा रहा है तो समसूत्री, जब अधिया गया तो अर्धसूत्री, जब पूरा पूरा जा रहा है समसूत्री। समझ में आ गया। तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी मियोसिस, ठीक। अब देखिए ये हो गया मियोसिस, मतलब कि गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। इसमें 4 था, इसमें 2 बट गया, 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, खत्म बात। अर्धसूत्री विभाजन खत्म, मियोसिस खत्म। अब देखिए समसूत्री अर्धसूत्री समझ में आ गया, लेकिन जब तक हम समसूत्री के डिटेल्स में नहीं जाएंगे तब तक हमको असूत्री विभाजन समझ में नहीं आएगा, ठीक। अब यहाँ पे आएगा सेंट्रोसोम का काम। क्या होगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल का काम। तो देखिए क्या होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वह है जो कोशिका विभाजन कराता है। सेंट्रोसोम के बिना कोशिका विभाजन कर ही नहीं सकती है, होता है यही वाला असूत्री विभाजन होता है, ठीक। तो सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जिसको क्या बोलते हैं, तारक काय हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तारक काय हिंदी में बोलते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, नली से बने होते हैं, ऐसे कुछ नली से स्ट्रक्चर बने होते हैं। मतलब देखिए क्या क्या होता है, एक पतला पतला नली होता है, पतला पतला नली जुड़ जुड़ के कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई पतला नली जुड़ के और इस टाइप का एक बड़ा नली टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। कैसा होता है, इसी टाइप का होता है। अब ये 90 डिग्री पे 2 मतलब रहते हैं, कितना रहते हैं, 2 रहते हैं। इसको बोलते हैं तारक केंद्र, एक को बोलते हैं तारक केंद्र। दोनों को मिला के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तारक काय। देखिए एगो को बोलेंगे तो तारक केंद्र, दोनों को मिला के बोलेंगे तारक काय। एक को तारक केंद्र और दोनों को तारक काय। समझ में आ गया, मतलब कि एक को तारक केंद्र बोलेंगे और दोनों को मिला के जब बोलना होगा तो तारक काय। समझ में आया। अब देखिए ये कोशिका में कहाँ होता है, कोशिका में ये सिर्फ केंद्रक के पास यानी न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक। न्यूक्लियस के पास ही में ऐसे रहते हैं सब। कैसे रहते हैं, देखिए इसी टाइप में व्यवस्थित रहते हैं, 90 डिग्री के कोण पे दोनों रहते हैं, तारक केंद्र, ठीक। अब क्या होता है, ये दोनों तारक केंद्र एक इधर यहाँ पे चला आता है और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ये यहाँ पे विभाजन करने के लिए, कोशिका में किसी भी कोशिका विभाजन करने के लिए यही काम आते हैं। अब देखिए क्या होता है, समसूत्री विभाजन समझते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जब पूरा कोशिका एकदम परिपक्व हो जाती है, मतलब कि अब बहुत ज़्यादा उसके पास कोशिकांग वगैरह हो जाते हैं, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का वगैरह सब ज़्यादा हो जाते हैं। अब केंद्रक जो होता है कितना संभालेगा, एक मालिक को एक मतलब कि लिमिट तक ही वो संभाल सकता है किसी भी कंपनी को। अब कोई कंपनी है उसमें मान लीजिए 10 मेंबर हैं, 10 मेंबर को एक मालिक आराम से संभाल लेगा ना। अब मानिए इसमें बढ़ते बढ़ते मेंबर 10,000 हो गए। अब जब 10,000 हो जाएंगे तो ये परेशान हो जाएगा। सबसे पहले मिलता था, मिल के उसका काम पूछता था, कैसे काम चल रहा है, कैसे ये फाइल जो है कैसे चल रहा है, मतलब ये प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, इसके बारे में सब पूछता था। अब जब 10,000 हो गए तो क्या मिल के एक दिन में सबसे पूछ पाएगा, नहीं। तो अब जब नहीं संभाल पाएगा सारे काम को तो इसको क्या करना पड़ेगा, कई मालिक को रखना पड़ेगा। सेम वैसे ही कोशिका करता है। कोशिका क्या करता है, अब जब इसमें कोशिकांग बढ़ने लगते हैं, कोशिका जो होता है
है थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है। मतलब एक छोटा कोशिका, मतलब छोटा जन्म होता है कोशिका का, तो बढ़ते बढ़ते कुछ बड़ा होता है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि सब कुछ की वृद्धि होगी। मतलब सेंट्रोसोम बढ़ेगा, लाइसोसोम बढ़ेगा, सब कुछ, माइटोकांड्रिया वगैरह की संख्या बढ़ जाएगी। मतलब कई गो माइटोकांड्रिया हो जाएंगे, सब लाख 2 लाख माइटोकांड्रिया हो जाएंगे। और केंद्रक जो होता है एक के होता है। अब बताइए सबको कैसे संभालेगा? सबको संभाल नहीं पाता है। तो जब नहीं संभाल पाता है तो कोशिका विभाजन की नौबत आती है कि मतलब 2 केंद्रक बना दिया जाए कि सब जो है अलग अलग अपना अपना देखेंगे, ठीक। तो अब क्या होता है, अब केंद्रक जो है 2 भागों में विभाजित करना है। तो पहले कोशिका विभाजन नहीं होता है, पहले जो होता है केंद्रक को विभाजित किया जाता है। तो केंद्रक को विभाजित करने के लिए समसूत्री विभाजन पहले समझिए। समसूत्री विभाजन करने के लिए एक आता है, क्या आता है, एक आता है विभाजन अवस्था। क्या आता है? विभाजन अवस्था। देखिए कितने अवस्था होते हैं, कोशिका चक्र एक होता है, आप 11th में पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। उसमें क्या होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो देखिए, और उसके बाद विभाजन अवस्था, यही 4 जो होते हैं अवस्था होते हैं। क्या 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 होते हैं? G1, S और G2 और उसके बाद विभाजन अवस्था, ये 4 अवस्था होते हैं। तो देखिए विभाजन अवस्था में ही केंद्रक जो होता है बंटता है 2 भागों में। इसके पहले कोशिका विकास करता है, G1 अवस्था में भी विकास करेगा, S अवस्था में कुछ चीज़ बनाएगा जैसे प्रोटीन वगैरह बनाएगा, उसके बाद DNA बनाएगा, ये सब बनाएगा। मतलब कोशिका भी जन्म रहता है ना, तब से चालू कर रहे हैं, तब से उसका चक्र देख रहे हैं, उसका मतलब लाइफ साइकिल देख रहे हैं। तो जैसे जन्मा उस पर ऑब्जर्व करना शुरू किए, ये अपने जीवन काल में क्या क्या कर रहा है। तो अब पहले जीवन फेज में क्या करता है, अपना विकास करता है, बड़ा बड़ा होता है। एस फेज में क्या करता है, DNA का संश्लेषण करता है, DNA बनाने लगता है। उसके बाद G2 फेज में क्या करता है, G2 फेज में भी मतलब अपना विकास करता है, और उसके बाद विभाजन अवस्था में आता है तो विभाजन करने लगता है। तो इतना डिटेल्स में मत जाइए, बस समझिए कि कोशिका विभाजन होता है। अब क्या हुआ, जब सारे अंग बन गए, बहुत ज़्यादा बन गए, तो क्या होगा, 2 केंद्रक बनाना पड़ेगा। तो कोशिका कहाँ आ गया, विभाजन अवस्था में आ गया। तो अब क्या होता है, इस अवस्था में जो तारक मतलब तारक काय हैं, जो ऐसे हम बनाए थे नलिया, जो 90 डिग्री पे ऐसे नलिया थे, सब क्या है, ये तारक केंद्र हैं। ये एक तारक केंद्र है, ये एक तारक केंद्र है, ये दोनों को मिला के तारक काय बोल रहे हैं। ये केंद्रक के पास होते हैं। जब विभाजन अवस्था आता है तो ये केंद्रक झिल्ली भी हट जाती है, और उसके बाद एक तारक केंद्र जो होता है एक और आ जाता है, एक तारक केंद्र एक और। अब बताइए केंद्रकवा के अंदर क्या था, केंद्रक के अंदर क्या था, केंद्रक के अंदर हम अभी पढ़े हैं कि एक टाइप का क्या था, स्ट्रक्चर था। क्या था, एक टाइप का एक धागा जैसा स्ट्रक्चर था। अब इस एक टाइप के धागा जैसे स्ट्रक्चर को हम बोल रहे थे क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम जो है ये मिल के बनाया है क्या, केंद्रक को। अगर इसी को हम विभाजित कर दें, इसी को बांट दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा केंद्रक विभाजन खत्म हो जाएगा। और केंद्रक विभाजन हो गया तो उसके बाद कोशिका विभाजन सिंपल है। समझ में आया? तो अब देखिए क्या होता है, केंद्रक विभाजन करना है तो केंद्रक विभाजन करने के लिए पहले गुणसूत्र के बारे में समझ लीजिए कुछ बातें, ठीक। तो गुणसूत्र के बारे में समझिए। गुणसूत्र किस टाइप का होता है, इस टाइप का देखिए बना रहे हैं, ये एक टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक, इस टाइप का होता है, ठीक, इस टाइप का थोड़ा होता है। थोड़ा हमसे ड्राइंग नहीं बन पा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं ना, इस टाइप का होता है। आपकी स्क्रीन पे भी इमेज आ रहा होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे DNA होता है, ऐसे DNA होता है, ठीक, ऐसे होता है DNA, ठीक, ये भी होता है DNA, ठीक, क्या होता है, DNA होता है। अब क्या होता है, ये जो होता है गुणसूत्र बिंदु कहलाता है। ये बीच का जो पोर्शन है जहाँ पे ये गुणसूत्र जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बिंदु, ठीक। अब ये जो होता है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन एक होता है, प्रोटीन एक बिंदु प्रोटीन होता है। इसको क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन। क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन। और ये जो होता है अगर इसको बिचवा में से बांट देंगे तो क्या हो जाएगा, अधिया गया। गुणसूत्र क्या हो गया, अधिया गया। तो इसको क्या बोलेंगे, अर्ध गुणसूत्र। एगो को बोलेंगे अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र। एगो को, एगो जो भुजा है, एक मतलब इसका पार्ट है, उसको अर्ध गुणसूत्र। ये भी अर्ध गुणसूत्र। सो एक अर्ध गुणसूत्र में देखिए क्या हो रहा है, एक काइनेटोकोर प्रोटीन मिल रहा है और एगो भुजा मिल रहा है। अब ये जो भुजा है और काइनेटोकोर प्रोटीन है, यही काइनेटोकोर प्रोटीन दोनों को जोड़े रखती है। समझना है ना। तो ये देखिए अर्ध गुणसूत्र, एक गुणसूत्र में कितने अर्ध गुणसूत्र, 2 अर्ध गुणसूत्र। समझ में आया कैसे जुड़े रहते हैं। तो एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र मिल रहा है, इस टाइप के होते हैं गुणसूत्र। तो ये जो है एक है अर्ध गुणसूत्र, अधिया है इसलिए अर्ध गुणसूत्र। अब क्या होता है,
अब जब विभाजन अवस्था में जैसे ही कोशिका जाती है उसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली जो है टूटने लगता है, खत्म होने लगता है। अब इसके अंदर हम जानते हैं बाबू, अभी बताए हैं आपको हम, क्या होता है, गुणसूत्र होता है। अब गुणसूत्र जो होता है लाइन में व्यवस्थित होने लगता है। मान लीजिए कोनो जीव का कोशिका लिए हैं जिसमें 4 गुणसूत्र है, वही वाला जीव फिर से ले लिए, समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है, 4 ठे गुणसूत्र होता है। अब 4 ठे गुणसूत्र एक लाइन में कैसे होता है, अरेंज होता है। ठीक, क्या होता है, अरेंज होता है, समझ रहे हैं ना। कैसे अरेंज होगा, मान लीजिए हम छोटा छोटा बना रहे हैं गुणसूत्र, तो ऐसे अरेंज हो गया। ठीक, कैसे अरेंज हो गया, ऐसे हो गया। ठीक, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया गुणसूत्र, अरेंज हो गया यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, काइनेटोकोर प्रोटीन हो गया। काइनेटोकोर प्रोटीन क्या होता है, काइनेटोकोर प्रोटीन होता है। ठीक, यहाँ पे अभी हम बताए हैं। अब देखिए गुणसूत्र तो 4 ठे था इस कोशिका में, इस केंद्रक में। तो पहले क्या हुआ, जैसे ही कोशिका विभाजन की अवस्था में पहुंची, अब उसको केंद्रक को लगने लगा कि भैया अब हमारे बस का नहीं है इस पूरे कोशिका का झमेला संभालना। तो क्या करेगा, 2 मालिक बनाएगा। 2 मालिक बनाने के लिए उसको 2 भागों में खुद को बंटना पड़ेगा केंद्रक को। अब जब 2 भागों में बंटना पड़ेगा तो जैसे ही कोशिका अब समझ जाती है तो वो विभाजन अवस्था में चली जाती है। विभाजन अवस्था में जाते ही केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली रहता है, झिल्ली में बंद रहता है ये एक टाइप का संरचना, इसमें कुछ लिक्विड होता है। अब ये झिल्ली जो होता है टूट के खत्म हो जाता है, फट जाता है सारा झिल्ली। अब उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है सब, एक टाइप के स्ट्रक्चर जो है सब ऐसे लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, इस लाइन में ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं। समझ में आया, जब कोशिका विभाजन होता है। अब जब कोशिका विभाजन होता है तो लाइन में ऐसे मतलब व्यवस्थित हो जाते हैं ये सब क्रोमोसोम। अब क्या होगा, अब इस क्रोमोसोम को दूर और बांटना है, तभी हमको क्या मिलेगा, तभी हमको 2 केंद्रक मिलेगा। हमको 2 केंद्रक बनाना है। तो ये क्या होता है, इधर क्या आया था, सेंट्रोसोम आया था। क्या आया था, सेंट्रोसोम यानी तारक केंद्र। क्या आया था, तारक केंद्र, एक आए थे। अब क्या होता है, तारक केंद्र जो होते हैं ना, अपने अंदर से तरकु तंतु निकालते हैं। अभी तरकु तंतु कौन सी बला है भाई, ये वो जानते हैं क्या होता है तरकु तंतु। तरकु तंतु कुछ नहीं है, बस तरकु तंतु एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है। ये कहाँ आके जुड़ता है, इस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर प्रोटीन से आके और तुरंत जुड़ जाता है। ये निकालते हैं सब तरकु तंतु, धीरे धीरे बढ़ता है तरकु तंतु, और ये जो होता है आके और एक क्रोमोसोम के एक काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ जाता है, मतलब पकड़ लेता है। एक काइनेटोकोर प्रोटीन में जाके पकड़ लेता है उसको। अब एक गुणसूत्र में कितने काइनेटोकोर प्रोटीन है, 2। समझ रहे हैं ना। अभी हम बताए हैं कि ऐसे होता है क्या, क्रोमोसोम, यहाँ पे एक काइनेटोकोर प्रोटीन, यहाँ पे एक काइनेटोकोर प्रोटीन। तो ये जो है हम ऐसे रखे हैं, इसको ऐसे बेड़ा करके रखे हैं। समझ रहे हैं ना, मतलब समसूत्री विभाजन में ऐसे रखा जाता है, क्षैतिज। समझ में आया, क्षैतिज मतलब ऐसे बेड़िया रखा जाता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, काइनेटोकोर प्रोटीन, यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन। अब काइनेटोकोर प्रोटीन जो होता है वहाँ पे आके तरकु तंतु लग जाते हैं। ये तरकु तंतु क्या है, ये ट्यूब है। ट्यूब मतलब धागे जैसा ट्यूब स्ट्रक्चर है। ट्यूब स्ट्रक्चर समझते हैं ना, नलिकाकार संरचना। नलिकाकार संरचना का मतलब बहुत पतला पतला नली है। और ये किस चीज़ का बना हुआ है, ट्यूबलिन प्रोटीन का बना हुआ है। अब बस इतना डिटेल में मत जाइए किस चीज़ का बना हुआ है, बस समझिए कि वो धागा है और जाके किस से बंध गया, काइनेटोकोर प्रोटीन से बंध गया। समझ में आया, मतलब बांध दिया गया। कहाँ से निकला था, तारक केंद्र से निकला था। तारक केंद्र से निकल के इधर से जुड़ गया। अब इधर का भी क्या करेगा, इधर का भी तारक केंद्र जो है तरकु तंतु निकालेगा। तरकु तंतु मतलब धागे जैसा, और निकाल के इसको काइनेटोकोर प्रोटीन को बांध लेगा। तो ऐसे व्यवस्थित था। तो इसमें 2 काइनेटोकोर प्रोटीन मिले थे। एक तरकु तंतु एक ही काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ता है। ठीक, क्या होता है, एक तरकु तंतु जो होता है एक ही काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ता है। अभी हम आपको बताए हैं कि एक गुणसूत्र में कितने काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं बाबू, 2 काइनेटोकोर प्रोटीन होते हैं। एक वो जाके तरकु तंतु, तंतु क्या है, धागा है। धागा से इसको प्रोटीनों को बांध दिए। अब बताइए, बांध दिए प्रोटीन को, एक एक तरकु तंतु एक एक काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ गया। इधर वाला इधर से और इधर वाला इधर से, ऐसे व्यवस्थित थे क्रोमोसोम। अब जब हम क्रोमोसोम का अगर विभाजन कर देंगे तो क्रोमोसोम से ही मिलके क्या बना था, केंद्रक बना था। अब क्या होगा, केंद्रक अगर क्रोमोसोम को विभाजन कर देते हैं तो केंद्रक का भी विभाजन हो जाएगा, मतलब केंद्रक भी 2 ठे बन जाएगा। अब क्या होता है, ये जो
तर्कु तंतु हैं ये छोटे होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? तर्कु तंतु छोटे होने लगते हैं। तो अब क्या होता है, अभी हम आपको बताए हैं कि ये होता है, मान लीजिए अभी हम ये गुणसूत्र को किस टाइप से रखे हैं, बता दे रहे हैं आपको किस टाइप से रखे हुए हैं। इस टाइप से मतलब क्षैतिज रखे हुए हैं। क्षैतिज मतलब समझते हैं ना, बेड़िया। तो ऐसे इस टाइप से रखे हुए हैं। ये है काइनेटोकोर प्रोटीन, ये है काइनेटोकोर प्रोटीन। अब यहाँ से एगो तर्कु तंतु जुड़ा है, यहाँ से एगो तर्कु तंतु जुड़ा है। अब ये हो रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। ऐसे क्या हो रहा है? खींच रहा है, खींच रहा है। अभी क्या होगा, बीचवा में से गुणसूत्र क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा अर्ध गुणसूत्र, ये एक अर्ध गुणसूत्र। दो अर्ध गुणसूत्र में बट गया एक गुणसूत्र। तो इसी टाइप से होगा कोशिका का विभाजन। तो देखिए अब क्या होगा, अब इसके बाद इस कोशिका में क्या होगा, ये गुणसूत्र जो हैं आधे आधे हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे। ये क्या होगा, यहाँ पे हो गया ये यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4 ठे इधर हो गया, और 4 ही ठे क्या होगा, इधर होगा। 4 ही ठे, 1 2 3 4, ठीक। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। अब ये तर्कु तंतु यहाँ से जुड़े हुए थे, यहाँ से जुड़े हुए थे, यहाँ से जुड़े हुए थे, ऐसे भी यहाँ से तारक केंद्र से जुड़े हुए थे तर्कु तंतु। यही ना खींचे थे, तो इधर क्रोमोसोम जो है 2 भागों में स्प्लिट हो गया, टूट गया, अर्ध गुणसूत्र बन गया। यहाँ पे काइनेटोकोर प्रोटीन वगैरह सब है, समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए क्या हो गया बाबू, हमको गुणसूत्र का विभाजन कराना था। अब वो काम जो है हमसे हो गया, मतलब गुणसूत्र विभाजन हो गया। अब बस क्या करना है, इस गुणसूत्र के ऊपर झिल्ली लपेट देंगे ना, तो क्या बन गया, केंद्रक बन गया। क्या बन गया, केंद्रक बन गया। देखिए गुणसूत्र के ऊपर क्या लपेट देंगे, झिल्ली लपेट देंगे, तो क्या बन गया, केंद्रक। काहे से कि केंद्रक क्या था, झिल्ली के अंदर क्रोमोसोम था और लिक्विड था। तो लिक्विड तो कोशिका के अंदर ही है, और ये जो क्रोमोसोम है ये कोशिका के अंदर ही है। बस इस पे झिल्ली को लपेटना है, तो झिल्ली लपेट देंगे, क्या बन जाएगा, एक केंद्रक बन जाएगा। इसमें अब देखिए यही होता है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन में कहेंगे कि गुणसूत्रों को तो अधियाए हैं, गुणसूत्रों को तो आधा आधा तोड़े हैं, तो कहें इसको समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं। देखिए भले मात्रा में कम है। इसके बाद क्या होगा, अब समझिए इसके बाद क्या होता है। अब इस कोशिका में क्या होता है, केंद्रक बनने लगता है। अब ये जो तर्कु तंतु है वो खत्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, तर्कु तंतु खत्म हो जाएंगे टूट टूट करके। यहाँ पे एक केंद्रक बन जाएगा, यहाँ पे एक केंद्रक बन जाएगा। इसमें कितना रहेगा, इसमें भी 4 ही रहेगा, इसमें भी 4 ही रहेगा। यहाँ पे कितना था, 4 ही गुणसूत्र था, तो 4 ही गुणसूत्र का 4 गुणसूत्र का एक एक केंद्रक बन गया। अब कहेंगे बाबू कि यहाँ पे 4 आप लिख कैसे दिए हैं, कैसे लिख दिए हैं, जब गुणसूत्र को अधिया तोड़े हैं। क्या किए हैं, अधिया तोड़े हैं। अब बताइए जब अधिया तोड़े हैं तो यहाँ पे आधा लिखना चाहिए, मतलब 2 लिखना चाहिए, हम लिख दिए 4। कैसे, देखिए ये गुणसूत्र जो है पूरा पूरा कितना था, 4 था, और यहाँ पे आधा आधा पहुँचा है, लेकिन 4 को पहुँचा है। देखिए कैसे, ये गुणसूत्र कैसा था, ये हो गया एक गुणसूत्र। अब इसको तोड़े हैं तो इसका संख्या कितना है, संख्या तो 4 ही ठे है, बस इसकी मात्रा में कमी आई है। क्या हुई है, मात्रा में कमी आई है, मतलब अर्ध गुणसूत्र है ना कि पूरा पूरा है, अर्ध गुणसूत्र है ना कि पूरा पूरा है, लेकिन संख्या कितना है, संख्या 4 ठे है, 4 गो संख्या है। समझ में आया, ठीक। अब देखिए ये केंद्रक बन गया। अब ये हो गया समसूत्री विभाजन। कैसे कि विभाजन के बाद केंद्रक देख रहे हैं, जितना गुणसूत्र वाला था उतना ही गुणसूत्र वाला बना। अब समझिए अब क्या होगा, अब ये जो है कोशिका, अब तो केंद्रक बन गया, अब कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन का मतलब कि अब ये हो गया कोशिका, ठीक। अब इसमें क्या है, 4 गुणसूत्र है, 2 केंद्रक है, 4 गुणसूत्र है। बीच में से अब कोशिका क्या होगी, पिचकेगी। क्या होगी, पिचकेगी। अब देखिए पिचकते पिचकते ऐसे बनने लगेगी कोशिका, ठीक। क्या बनने लगेगी, ऐसे बनने लगेगी। यहाँ पे केंद्रक हो गया, और धीरे धीरे क्या होगा, सारे कोशिकांग बटने लगेंगे। मतलब मान लीजिए कि 2 लाख माइट्रोकांडिया है, तो 1 लाख इसमें माइट्रोकांडिया पहुँच जाएगा, 1 लाख इसमें पहुँच जाएगा। और सेंट्रोसोम मान लीजिए 2-4 गो है, तो इसमें से 4 गो है, तो मान लीजिए 2 गो इसमें पहुँच गया, 2 गो इसमें पहुँच गया। इसमें ऐसे ऐसे मतलब पहुँचते जाएंगे, सारे कोशिकांग आधा आधा बट जाएंगे। अब आगे क्या होगा, आगे फिर से कोशिका जो है इतना ना स्प्लिट हो जाएगी, इतना ना पिचक जाएगी यहाँ से कि ये इससे हो जाएगा कि अब लगेगा अब कोशिका एकदम विभाजित होगी। इसके बाद क्या होगा, 2 कोशिका बन जाएगा। तो क्या हो गया, कोशिका विभाजन अंततः संपन्न हुआ। समझ में आया। अब देखिए कोशिका विभाजन हो गया, इसको क्या बोल रहे हैं, समसूत्री विभाजन। कहाँ है, कैसे कि गुणसूत्र की संख्या समान है, गुणसूत्र 4 गो पहले भी था, अब भी 4 ही ठे है। अब समझ में आया कहाँ लिए समसूत्री विभाजन बोल रहे हैं।
गए। अब कहेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन तब फिर कैसे होता है। देखिए अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, सेम वैसे ही होता है, बस ये क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गए, तारक केंद्र आ गए, यहाँ पे तारक केंद्र आ गए। गुणसूत्र यहाँ पे व्यवस्थित अलग टाइप से होते हैं। किस टाइप से, 4 गो गुणसूत्र था ना, तो एक यहाँ से इस टाइप से व्यवस्थित होगा, एक यहाँ से इस टाइप से व्यवस्थित होगा। और देखिए अब इसके ऊपर 2 गो लाइन में हो गए। पहले कितने लाइन में गुणसूत्र व्यवस्थित थे, एक के लाइन में थे। अब इसमें कहा कितना लाइन में हो गए, 2 लाइन में। अब तर्कु तंतु निकालेंगे तारक केंद्र तो क्या होगा, एक एक से जुड़ पाएगा। अर्ध गुणसूत्र यहाँ पे बनने का कौन सवाल पैदा हो रहा है, देखिए ना, तर्कु तंतु निकाले। अब तर्कु तंतु ही नहीं हो सकता है कि इसमें आके भी जुड़ जाए। यहाँ से ऐसे आप जोड़ देंगे तो कहेंगे कि नहीं जुड़ जाएगा, तो ऐसे नहीं जुड़ता है, समझ में आ गया। तो तर्कु तंतु बस इसी से जुड़ता है, एक ध्रुव से जुड़ता है। अब यहाँ पे है तो इसके भी एक ही ध्रुव से जुड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे भी काइनेटोकोर प्रोटीन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, बस गुणसूत्र जो होता है ना, गुणसूत्र के व्यवस्था से क्या हो जाता है, व्यवस्थित होने के तरीके को लेकर के ये अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के प्रकार बन गए हैं। मतलब ऐसे विभाजन होगा तो अब क्या होगा, अब ये तर्कु तंतु फिर से सिकुड़ेगा। अब यहाँ से स्प्लिटिंग होगा, यहाँ से क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा। अब देखिए ना, गुणसूत्र के एक ही प्रोटीन से, समझिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे जुड़ा है, मान लीजिए ये क्या है, ये है गुणसूत्र, क्या है, ये है गुणसूत्र। यहाँ पे है काइनेटोकोर प्रोटीन, यहाँ पे है काइनेटोकोर प्रोटीन। अब इधर से तर्कु तंतु आया है, जुड़ गया है, इसको बांध दिया है, क्या क्या है, बांध दिया है, टाइट बांध दिया। अब इसको खींच रहा है। अब इधरिया से कोई पकड़ा है कि टूटेगा, कोई पकड़ा ही नहीं है। अब खींच रहा है तो इस सोगह के पूरा कहाँ पहुँच जाएगा, उधर पहुँच जाएगा। तो अब क्या होगा, अभी जो कोशिका है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुणसूत्र विभाजन हो जाएगा। तो गुणसूत्र का विभाजन इसमें कैसे होगा, गुणसूत्र का विभाजन इसमें इस टाइप से होगा। यहाँ पे तारक केंद्र है, यहाँ पे मान लीजिए कि मतलब ये क्या पहुँच जाएगा, 2-2 क्रोमोसोम, 2-2 गुणसूत्र पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा, 2-2 गुणसूत्र दोनों साइड पहुँच जाएगा। इस पे फिर क्या होगा, ये तर्कु तंतु खत्म हो जाएंगे, झिल्ली का निर्माण होने लगेगा। अब इसमें देखिए पूर्ण गुणसूत्र है, पूरा गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र नहीं है, पूरा गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र कहीं टूटा है, नहीं टूटा है। लेकिन इसकी संख्या क्या है, आधी है, 2 है। यहाँ पे कितना था, 4, लेकिन यहाँ संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब एक कोशिका में केंद्रक 2 ठे बना, लेकिन गुणसूत्र की संख्या आधी हो गई, 2-2 हो गई। पूरा गुणसूत्र तो है, गुणसूत्र पूरा है, अध्याया नहीं है, लेकिन इसकी संख्या आधी हो गई है। उसमें क्या हुआ था, उसमें संख्या पूरा था, इसकी मात्रा आधी हो गई थी। मतलब एक गुणसूत्र को तोड़ दिए थे, इसमें तोड़ फोड़ वाला काम कौनों नहीं किए हैं, बस आधिया को खींच के बांट दिए हैं, बस खत्म बात। ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन। तो इसी में कंफ्यूज आ जाते हैं कि यहाँ पे गुणसूत्र आधा टूट गया है, तो जहाँ टूटेगा वो समसूत्रीय है, अधिया के टूटेगा वो समसूत्रीय है, लेकिन जहाँ पूरा जाएगा वो क्या है, अर्धसूत्रीय है। समझ में आ गया। तो ये होता है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन, ऐसे होता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब मान लीजिए 2 गो केंद्रक बन गया, क्या हो गया, 2 गो केंद्रक बन गया, 2 गो क्रोमोसोम का। इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा, कोशिका बीच में से पिचकने लगेगी, पिचकने के बाद फिर से वही होगा, केंद्रक मतलब दोनों साइड पहुंच जाएंगे और फिर 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा, खत्म बात। यहाँ पे भी विभाजन संपन्न हो जाता है। अब ये हो गया अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, असूत्री विभाजन, यही थोड़ा टफ था। अब इसको हम इतने डिटेल से काहे समझाए हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन को, अब आपको समझ में आएगा। इसमें जो तर्कु तंतु निकल रहा था ट्यूबुलिन प्रोटीन का, जो प्रोटीन से बंध रहा था, कहाँ बंध रहा था, देखिए ये जो गुणसूत्र से क्या हो रहा था, बंध रहा था, क्या, तर्कु तंतु। मतलब वही रस्सिया जो निकल रहा था इसमें बंध रहा था, किससे, काइनेटोकोर प्रोटीन से बंध जा रहा था तर्कु तंतु, वो अब इसमें नहीं आता है, असूत्री विभाजन में नहीं होता है। यहाँ पे तारक केंद्र का अभाव होता है, किस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका। जिन कोशिकाओं में तारक केंद्र का अभाव होता है उसी में असूत्री विभाजन होता है। ये ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। अब हम किसी और वीडियो में आपको समझा देंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो देखिए असूत्री विभाजन में क्या होता है, ये कोशिका है, एक कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक बाद में क्या होने लगेगा, विभाजन के समय क्या होगा, केंद्रक धीरे धीरे पिचकेगा, ऐसे लंबा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा,
ये लंबा होके उसके बाद बीच में से ऐसे जैसे कोशिका स्प्लिट हो रही थी ना, सेम वैसे स्प्लिट होने लगेगा, टूटने लगेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आखिरकार 2 ठीक केंद्रक बन जाएगा। समझ में आ गया? बिना धागा के, बिना किसी रस्सी से बांधे, उसमें तो रस्सी से कौन था, तरकु तंतु जो था वो रस्सी का काम कर रहा था, खींचने का, इसमें कोई रस्सी वस्सी नहीं रहता है, ऐसे ही विभाजन हो जाता है। इसी को असूत्री, देखिए ये धागवा जो था आके खींच रहा था, तो क्या था, सूत्री विभाजन था। धागवा खींच रहा है, सूत्री विभाजन है, इसमें धागवे नहीं है, असूत्री विभाजन। अ किसके लिए लगाते हैं, नहीं है के लिए अ लगा देते हैं, जैसे मतलब कुछ नहीं है तो उसको अ लगा देते हैं, ठीक। तो इसमें भी असूत्री मतलब सूत्र नहीं है, धागा जो निकला था किससे, सेंट्रोसोम से, तरकु तंतु, वो कहाँ नहीं है, इस असूत्री विभाजन में नहीं निकलता है, ठीक। बस ऐसे ही केंद्रक जो होता है स्प्लिट हो जाता है, चपटा हो करके और टूट जाता है। और उसके बाद 2 केंद्रक बन गया। 2 केंद्रक बनने के बाद क्या होता है, 2 केंद्रक बनने के बाद क्या होता है, इसमें केंद्रक बनेगा नहीं, अभी हम केंद्रक बता रहे हैं, केंद्रक नहीं बनेगा। अब क्या होगा, इसमें कोशिका 2 भागों में विभाजित हो जाएगी जैसे उसमें हुआ था। इसमें केंद्रक काहे नहीं बनेगा, काहे से कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो होता है केंद्रक नहीं होता है उसमें अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, वही जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को नोचते हैं तो डीएनए बनता है, तो ये जो क्रोमोसोम होता है वही आधा आधा हो जाता है, मतलब कि बट जाता है, क्या बट जाता है क्रोमोसोम इस कोशिका में, ठीक। मतलब उसकी काफ़ी बन जाती है। मान लीजिए ये क्रोमोसोम है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, क्रोमोसोम नहीं होता है एक्चुअल में डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है ये क्या होता है, यहाँ पे देखिए डीएनए क्या है और क्रोमोसोम क्या है। ये जो एक्स टाइप का स्ट्रक्चर है ना, इसको खींचेंगे तो अभी बताएं कि उसमें से धागा जैसे संरचना निकलेगा, उसी धागा जैसे संरचना क्या बोलते हैं, डीएनए। अब इस सीढ़ीदार घुमावदार स्ट्रक्चर होता है। अभी डीएनए जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब क्या होता है, जब असूत्री विभाजन होगा तो असूत्री विभाजन के बाद क्या होगा, ये चलने लगेगा, केंद्रक स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब ये क्या होगा, स्प्लिट होकर के टूट जाएगा और यही असूत्री विभाजन हो जाएगा, अमाइटोसिस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अमिटोटिक डिवीजन इसको बोलते हैं, अमाइटोटिक डिवीजन। समझ में आया? तो ये होता है असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन में क्या हो रहा है, बस इसमें कोनो फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं है, बस समझिए कि इसमें तरकु तंतु नहीं निकलेंगे। क्या नहीं होगा, तरकु तंतु बस नहीं निकलेंगे। बस इतना ही लिख देंगे आप, किसी भी पेपर में आएगा अगर कि असूत्री विभाजन क्या होता है, आप लिख दीजिएगा, इसमें तरकु तंतु का निर्माण नहीं होता है, ऐसे ही केंद्रक स्प्लिट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, केंद्रक स्प्लिट होने लगता है, किसके बिना, तरकु तंतु के बिना। इसी को क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन। मतलब तरकु तंतु सूत्र का, धागा का काम कर रहा है तो नहीं है, इसलिए असूत्री विभाजन। तो आशा है कि ये जो विभाजन के टाइप है आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिका के बारे में देखेंगे कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।